बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमज़ा's मैथ लैब। आज हम ऑन योर ओन 9.4 कर रहे हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है दानिया इज़ 6 years ओल्डर देन हर यंगर सिस्टर। इसमें कह रहा है कि दानिया जो है अपने यंगर सिस्टर से, अपनी छोटी सिस्टर से कितने साल बड़ी है। 6 years, 6 साल बड़ी है अपने छोटी सिस्टर से। ठीक है। फिर आफ्टर 10 years, 10 years के बाद क्या होगा। द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 48। 10 साल के बाद अगर उनके एजेस को जमा करें, उनकी उम्रें जो हैं उनको जब हम जमा करें तो क्या आएगा, 48 आएगा। तो हमने मालूम करना है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमने इनकी उम्र मालूम करनी है। ठीक है। हमने ये मालूम करना है कि दानिया कितनी उम्र की है और सिस्टर कितनी उम्र की है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें तो सिर्फ ये पता है कि दानिया अपने छोटी बहन से कितने साल बड़ी है, 6 साल बड़ी है। ठीक है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि लेट यंगर सिस्टर्स प्रेजेंट एज, जो हमारे पास एक छोटी सिस्टर जो है ना, उसकी मौजूदा उम्र क्या है वो हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या ले लेंगे, जो भी चीज़ हमें मालूम नहीं है अलजेब्रा में, तो हम इसे x ले लेते हैं। ठीक है। तो हमें मालूम नहीं है तो हम x को x ले लेंगे। तो मैंने x ले लिया। अब हम क्या करने वाले, अब यहाँ पर दो है कि देन दानियास प्रेजेंट एज। अगर यंगर सिस्टर का प्रेजेंट एज x है तो फिर दानिया का क्या होगा, वो तो दानिया तो अपने इसके साथ ईयर्स भी लिख ले। ठीक है। x ईयर्स मतलब इतने साल है। तो अगर इनका x ईयर्स है तो फिर दानिया तो 6 साल बड़ी है ना, तो वो इसके साथ 6 जमा करेंगे इसकी उम्र के साथ, तो हमें दानिया का उम्र मिलेगा। ठीक है। क्योंकि वो इससे 6 ईयर बड़ी है उम्र में। तो जब हम इसकी उम्र से, इसका उम्र क्या है x है, और इसके साथ 6 ईयर्स और जमा करें तो फिर ये आएगा दानिया का उम्र। ठीक है। तो इतने ईयर्स आएंगे, x के साथ मैंने 6 जमा किया। अब जब 10 साल गुज़र जाए, जब 10 साल गुज़र जाए तो फिर इसका उम्र क्या होगा। अब तो x है, इसके साथ 10 जमा करेंगे ना, 10 साल गुज़र गए। तो जब 10 साल गुजर जाएंगे तो यंगर सिस्टर का एज क्या होगा। अब तो x है, 10 साल के बाद x के साथ 10 और भी जमा करेंगे। 10 साल गुजर गए तो x था पहले, इसके साथ 10 और भी जमा करेंगे, इतने साल उम्र फिर इसकी होगी। ठीक है। फिर 10 साल के बाद दानिया की उम्र क्या होगी। तो अब दानिया का उम्र क्या है, ये है। ठीक है। इसके साथ 10 साल और भी जमा करेंगे तो 10 साल की उम्र हमें मिल जाएगी। तो इसके साथ x + 6, ये उम्र है, इसके साथ 10 और भी जमा करेंगे तो हमें 10 साल वाली उम्र मिलेगी। तो ये जमा कर ले x, और 10 और 6, ये बन गया 16। तो अब दानिया की उम्र 10 साल बाद क्या होगी, वो ये होगी x + 16। 10 साल इसमें और जमा हो गए। ठीक है। अच्छा, और 10 साल बाद जब हम इन दोनों की उम्र जमा करें तो वो क्या आएगा, वो यहाँ पर हमें गिवन है कि वो 48 आएगा। ये हमें क्वेश्चन में बता रहा है। तो 10 साल बाद इन दोनों की उम्र जमा करें तो वो आएगा 48। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि 10 साल बाद यंगर सिस्टर का उम्र ये है और दानिया का उम्र क्या है, ये है। तो अगर इन दोनों को जमा करें तो क्वेश्चन में क्या है कि ये किसके बराबर आता है, 48 के बराबर आता है। ठीक है। तो ये कंडीशन है हमें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे और आंसर क्या लेंगे, 48 लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि उनकी सम जो है, सम 48 के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के मुताबिक अब हम क्या करेंगे, कंडीशन ये बता रहे हैं कि इनकी एजेस को अगर जमा किया जाए तो 48 आता है 10 साल बाद। तो 10 साल बाद मैंने यहाँ पर आफ्टर 10 years लिखा। 10 साल बाद इसकी सिस्टर की एज ये है और दानिया का एज ये है। अगर इन दोनों को जमा किया जाए, पहला कौन सा है, x + 10, दूसरा कौन सा है, x + 16। अगर इन दोनों को जमा किया है तो हमें क्वेश्चन में बता रहा है कि ये किसके बराबर है, 48 के बराबर है। तो ये हम बराबर लेंगे किसके,
किस नंबर के, 48 के बराबर। अब हम इसमें x मालूम करेंगे तो फिर वो सिस्टर की एज होगी, ठीक है। x में x मालूम करना है तो किस तरह, इससे ये ब्रैकेट ख़त्म कर ले तो इस तरह बन जाएगा x + 10 प्लस ये x लेके और प्लस 16 ब्रैकेट्स मैंने ख़त्म कर ले इक्वल्स 48, ठीक है। इस तरह हुआ। अब क्या करना है, अब ये x और x ये एक साथ लिखेंगे ताकि दोनों जमा हो जाए, x और प्लस x, फिर ये 10 और 16, तो 10 और 16 को मैंने इकट्ठा कर दिया और x और x को और इक्वल 48 अपनी जगह आएगा। और x और x को जमा करें तो आएगा 2x, फिर 16 और 10 को जमा करें तो इसके साथ जब 10 जमा हो जाए तो हमें क्या मिलता है, 26, ठीक है, और इक्वल्स टू 48। अब हम ये x मालूम करना चाहते हैं तो आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा 9.3 में, ये हम इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। तो 2x यहाँ पर रह के जाएगा, फिर इक्वल लिखेंगे, फिर ये 48 और ये इस साइड पे ले आएंगे, ये इसके बाद लिखेंगे तो ये प्लस है यहाँ पर माइनस बन जाएगा 26, ठीक है। अब 2x तो अपनी जगह पर आ गया, फिर इक्वल, फिर इससे ये माइनस करें तो 8 से 6 गया 2 आ गया, फिर 4 से 2 गया तो 2 आ गया, ठीक है। तो 48 से हमने 26 माइनस किया तो 22 आ गया। अब इसके दोनों साइड्स को 2 पर डिवाइड करना होगा कि हमें x मिल जाए और ये 2 कैंसिल हो जाएगी, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमें x मिलेगा, ठीक है। 8 से 6 2, अच्छा अब 22 का आप 2 पर डिवाइड करें तो 2 11 are 22, हमारा आंसर क्या आता है 11, तो x हमारा 11 आ गया। x हमने क्या लिया था, x तो हमने लिया था सिस्टर एज का, हमने x लिया था, तो सिस्टर की एज क्या होगी फिर 11 होगी, वो 11 आ गया ना। और दानिया उससे 6 साल बड़ी है तो इसके साथ 6 और जमा करें तो ये बन जाएगा 17, तो दानिया फिर किस एज की होगी 17 की। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यंगर सिस्टर्स एज, यंगर सिस्टर्स एज, यंगर सिस्टर की एज क्या है, वो x हमने लिया था और वो 11 आ गया, ठीक है। अब दानिया की एज क्या होगी, दानिया's एज, दानिया की एज क्या होगी, वो हमने x के साथ 6 जमा किया था ना ऊपर, तो यहाँ पर x की जगह 11 लगाएंगे और 6 जमा करेंगे तो ये 17 होगी। तो इसका मतलब ये हो कि दानिया अपने सिस्टर से 17 ईयर्स जो है ना उम्र में बड़ी है, ठीक है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसमें कह रहा है द प्राइस ऑफ अ शर्ट हैज़ डिक्रीज्ड आफ्टर अ सेल बाय 215 रुपीज़, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस इफ़ द न्यू प्राइस इज़ 345 रुपीज़। तो इसमें एक शर्ट की प्राइस जो है ना कम हुई है, ठीक है, कम पड़ गई है, कितने आफ्टर अ सेल, एक सेल के बाद कितनी कम हो गई है 215। तो शर्ट की ओरिजिनल प्राइस हमें पता नहीं है, लेकिन बाद में कुछ हालात की वजह से शर्ट जो है ना उसकी प्राइस कम हो गई। इस तरह मार्केट में चीज़ें आते हैं ना, पहले जो है ना महंगे होते फिर बाद में कम रेट पर मिलते, तो शर्ट पहले महंगा था लेकिन बाद में उसकी रेट प्राइस कम हो गई, तो इस तरह ये इतना कम हुई, ठीक है। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस इफ़ द न्यू प्राइस इज़ दिस, अगर न्यू प्राइस इतना है तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा फिर। तो हम क्या करेंगे, हमें ओरिजिनल प्राइस का तो पता नहीं है ना, तो जो चीज़ हमें पता नहीं हो उसको हम x का नाम देते हैं और फिर x को फाइंड करते हैं तो वो चीज़ भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा सोल्यूशन। अब मैंने ओरिजिनल प्राइस को क्या नाम दूंगा, मैं x नाम दूंगा, तो मैं लिखूंगा लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ शर्ट इज़ इक्वल टू x, उसको मैंने x का नाम दे दिया, ठीक है, कि ये ओरिजिनल प्राइस इतनी है, ठीक है, इतनी रुपीज़ है, अगर इसके पास में रुपीज़ भी लिख लो तो ज़्यादा मुनासिब होगा, इतनी रुपीज़ है, ठीक है, x रुपीज़ है, हमें पता नहीं। और न्यू का प्राइस कितना है, वो 345 रुपीज़ है, और प्राइस डिक्रीज़ कितना हुआ, वो इतना हुआ। अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते, फॉर एग्ज़ाम्पल
मेरे मार्केट में एक मोबाइल है, फिर उसकी रेट पे सबसे पहले उसकी प्राइस जो है ना बहुत महंगी थी, लेकिन बाद में थोड़ा कम हो गया। कितना कम हो गया? 2000 रुपीज़ इसमें कमी आ गई, ठीक है। और फिर मैंने कितने में वो मोबाइल लिया? मुझे मिल गया वो 48,000 में मुझे मिल गया। तो असल में उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था? ओरिजिनल प्राइस हमने मालूम करना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस की जगह x लिखेंगे, और x से जब ये 2000 डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए, तो न्यू प्राइस आएगा ना, ठीक है। इस तरह का हम कुछ करेंगे। तो जब हम इस ओरिजिनल प्राइस से ये प्राइस डिलीट कर दें, माइनस कर दें, तो ये न्यू प्राइस आएगा, ठीक है। तो इस तरह चीज़ें। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ओरिजिनल प्राइस क्या है? x है, ठीक है। इससे मैं फिर ये प्राइस कम हुआ है, कम मतलब माइनस हुआ है, किससे? 215 से कम हुआ है, तो इससे मैं कम करूँगा 215। और जब ये कम होता है तो जवाब आएगा वो नया प्राइस होगा, ठीक है। तो जब इससे जो जवाब आएगा वो हमारा ये प्राइस होगा, ये नया प्राइस है ना, तो 345। अब जब हम x मालूम करेंगे तो वो हमारे ओरिजिनल प्राइस होगी, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये x यहाँ पर रहेगा और इसको इस तरफ ले आए, ठीक है। ये x अपनी जगह पर रह गया और ये 345, और इसको जब इस तरफ ले आते हैं तो ये माइनस है, यहाँ पर प्लस बन गया, इस तरह बन गया 215, ठीक है। फिर x इक्वल्स, इन दोनों को हम जमा करेंगे। जब इन दोनों को जमा कर देते तो 5 5 10 आ गया, 1 कैरी, फिर 1 और 4 5 और 1 6, और फिर 2 और 3 ये आ गया 5। तो इन दोनों को मैंने जमा किया तो ये 5 है। इसका मतलब ये है कि ये शर्ट पहले कितने रुपए में था? 562 रुपये में था, ठीक है, महंगा था। लेकिन फिर कितना कम हो गया? इतना कम हो गया, और हमें न्यू प्राइस में फिर इसमें मिल गया, ठीक है। इसमें कमी इतनी आ गई और न्यू कीमत इसके इतना है। तो हम स्ट्रेटजी कौन सी फॉलो करनी है? आप इस ओरिजिनल कीमत से ये माइनस करें जितना ये कम हुआ है, तो फिर आपको जो है ना वो न्यू प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह हमने किया और x मालूम किया, तो हमारा जो है ना ओरिजिनल प्राइस क्या है वो ये है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा द ओरिजिनल प्राइस, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट की ओरिजिनल प्राइस क्या थी? पहले जो इसका प्राइस थी वो थी 560, ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल प्राइस थी। अब हमारा क्वेश्चन 3 है, इसमें कह रहा है द टोटल प्राइस ऑफ पेन ब्रश एंड अ पेन इज़ 156 रुपीज़, ठीक है। एक पेन और पेन ब्रश की प्राइस कितनी है? इतनी है। पेन की प्राइस और पेन ब्रश की प्राइस दोनों को जमा करें तो कितना आ रहा है? 156 आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना है? फाइंड द प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स। अब हम दोनों के अलग अलग कीमत मालूम कर दें। इन दोनों को जमा करके तो 156 आता है, लेकिन इन दोनों की अलग अलग कीमत क्या है? कंडीशन यहाँ पर क्या है? इफ़ द प्राइस ऑफ द पेन ब्रश इज़ हाफ द प्राइस ऑफ द पेन। हमें कंडीशन ये गिवन है कि पेन ब्रश की कीमत क्या होगी? पेन की कीमत से आधी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पेन 10 रुपीज़ में है तो पेन ब्रश इससे आधा होगा, मतलब 5 रुपीज़ में होगा, ठीक है। 10 को 2 पर डिवाइड करें तो 5 आएगा। अगर पेन 20 रुपीज़ में दस्तियाब है तो फिर पेन ब्रश आधा होगा, उसको 20 को 2 पे डिवाइड करें तो इसका आधा आएगा, 10 पे आएगा। अगर पेन 30 में है तो 30 को 2 पे डिवाइड करें, पेन ब्रश 15 में मिलेगा। तो इस तरह ये इसका पेन की कीमत से आधा होगा, ठीक है। अच्छा, अब सोल्यूशन मैंने लिख दिया, इसको अभी हल भी करेंगे। तो लेट मैंने परस किया, लेट परस कर द प्राइस ऑफ पेन। प्राइस ऑफ पेन भी हमें पता नहीं है, पेन ब्रश की प्राइस दोनों का हमने पता नहीं। तो प्राइस ऑफ पेन में ले लेते हो x, लेट से हमें मालूम नहीं है तो ये मैंने x रुपीज़ लिया, ठीक है, कि ये इतना है, x रुपीज़ है, ठीक है। तो हमें तो पता है कि जब ये x है तो इसको अगर 2 पर डिवाइड किया जाए तो ये आएगा ना। हमें कह रहा है कि पेन की कीमत आधी है पेन ब्रश से, मतलब अगर पेन को हम डिवाइड करेंगे 2 पर
तो फिर पेंट ब्रश आएगा। अगर पेन 10 है 2 पर डिवाइड करें तो पेंट ब्रश 5 आएगा, इस तरह। तो अगर पेन की कीमत x है तो इसको 2 पर डिवाइड करें तो फिर पेन ब्रश की कीमत आएगा। तो देन द प्राइस ऑफ पेन ब्रश, तो x पेन की कीमत x है, इसको 2 पर डिवाइड करें, ये आधा हुआ इसका, तो ये पेन ब्रश की कीमत आ गई, ठीक है। अब इसके बाद द टोटल प्राइस ऑफ बोथ, दोनों की टोटल प्राइस क्या है तो हमें मालूम है यहाँ पर 156 है, ठीक है। तो दोनों को जब दोनों की प्राइस को जमा करें तो क्या आएगा 156 रुपीज़, ठीक है, 156। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस x की वैल्यू मालूम करेंगे तो फिर हम पेन और पेन ब्रश की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, कीमत मालूम कर सकते हैं। तो हम देखेंगे प्राइस ऑफ पेन और प्राइस ऑफ पेन ब्रश। जब हम इसकी प्राइस और इसकी प्राइस को जमा करें तो टोटल प्राइस आएगा ना। टोटल प्राइस कौन सा है, ये है। तो इसको और इसको जमा करें तो ये टोटल आएगा 156, हमारा आंसर में आएगा 156। अब इस पेन की जगह मैं क्या लिखूँगा, पेन की जगह मैंने क्या लिया था, x लिया था, तो पेन की जगह मैंने लिख दिया x, फिर ये प्लस पेन ब्रश की जगह मैंने लिखा था x/2, तो ये x/2 लिख दिया, फिर ये इक्वल लगाऊंगा और इस तरफ क्या है 156 है। अब इसमें आसानी से हम x की वैल्यू जो है ना फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इन तीनों के साथ आप ये 2 मल्टीप्लाई करें कि इससे हमारा पीछा जो है ना, हम इससे हमारा पीछा छूट जाए इससे। तो 2x के साथ भी मल्टीप्लाई करें, फिर ये प्लस x/2 के साथ भी ये 2 मल्टीप्लाई करें और 156 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करें। तीनों के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, तो अब क्या आएगा, इससे 2 और x मल्टीप्लाई करें तो 2 और x 2x बन गया, फिर ये प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए तो हमें x मिल गया, फिर इक्वल्स 156 को हम 2 से मल्टीप्लिकेशन देंगे तो 156 क्रॉस 2 ये क्या रहे 312, ठीक है, 312 आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब ये दोनों जमा करें 2x प्लस x ये बन जाएगा 3x और इक्वल्स ये अपनी जगह आएगा 312। अब दोनों साइड्स को किस पर डिवाइड करना है होगा कि हमें x मिल जाए, तो 3 है ना आगे, तो दोनों साइड्स को 3 पर डिवाइड करें तो हमें x मिल जाएगा। 3 के साथ कैंसिल हुआ, x यहाँ पर बाकी बच गया और इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 1s are 3, फिर 3 0s are 0 और 3 4s are 12, तो क्या रहे 104। तो अब इसको 3 पर डिवाइड करें तो आंसर में क्या आएगा 104, ठीक है। 3 4 बार 3 से 1 और 3 1s are 3, तो इस तरह ये x 104 आएगा, मतलब पेन की कीमत क्या है 104। तो अगर पेन की कीमत 104 है तो पेन ब्रश की कीमत इससे आधी है, ठीक है। इसको अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो पेन ब्रश आएगा ना। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि द प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू, हमने x लिया था और वो क्या आ गया 104, ये पेन की प्राइस है। अब यहाँ पर द प्राइस ऑफ पेन ब्रश, ठीक है, ये ब्रश वाले जो पेंट वाले जो ब्रश होते हैं ना वो पेन ब्रश कहलाता है, तो जिस पर हम पेंटिंग करते हैं। तो पेन ब्रश की हम कीमत हमने इस तरह लिया था ना, x/2 लिया था, तो x ऊपर लगाएंगे, x की जगह 104 और नीचे 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो इसको अगर आप लोग 2 पर डिवाइड करें तो क्या आएगा, इसको हम 2 पर डिवाइड करें 2 5s are 10, 2 2s are 4, तो ये क्या आ गया 52 आ गया, ठीक है। 2 5s are 10 और 2 2s are 4, तो ये दोनों प्राइसेस आ गए, ये पेन की और ये पेन ब्रश की। जब हम आ रहे हैं क्वेश्चन 4 पे, इसमें कह रहा है अलीज वेट इज़ 13 kg लेस देन उमर्स वेट, ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ उमर इफ़ द सम ऑफ देयर वेट्स इज़ 59 kg। इसमें कह रहा है कि अली का वज़न उमर के वज़न से कितना कम है, 13 kg कम है, ठीक है। तो हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द वेट ऑफ उमर, उमर का वेट मालूम करना है।
और कंडीशन ये है कि अगर हम अली और उमर के वेट्स को, इनके वज़न को जमा करें तो वो क्या आता है, 59 आता है। ये कंडीशन है। तो दोबारा समझा देता हूँ। उमर का अली का वेट उमर के वेट से कितना कम है, 13 kg कम है, ये हमें मालूम है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में मैं लिखूँगा लेट द उमर्स वेट, उमर की वेट कितनी है वो हम मालूम नहीं है, तो मैंने फ़र्ज़ किया, लेट का मतलब है फ़र्ज़ करना, मैंने फ़र्ज़ किया कि वो कितना है, वो x kg है, ठीक है। इतने kg है हमें पता नहीं है, तो मैंने x ले लिया, ठीक है। अब उमर का वेट तो x हो गया। अब अली का वेट तो इससे 13 kg कम है ना, तो x से 13 माइनस करें तो अली का वेट आएगा ना। तो x से हम मैंने लिखा देन अलीज़ वेट, अली का वेट कितना होगा, जब हम x से इस उमर के वेट से, ये उमर का वेट है, इससे 13 kg माइनस करें तो इतना अली का वेट आएगा, ठीक है। x से हम 13 माइनस करें तो इतना अली का, इससे 13 कम है तो इससे मैं माइनस किया तो आएगा ना। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उमर की वेट 20 है तो 20 से 13 माइनस करें तो फिर अली का क्या होगा, अली का 7 होगा, इस तरह। तो 13 माइनस करके उमर के वेट से मैंने 13 माइनस कर। अब इनकी अगर दोनों वेट्स को जमा किए, ये वेट और ये वेट, इन दोनों को अगर जमा करें तो आंसर क्या आता है, 59, ठीक है। ये सम ऑफ देयर वेट्स इज इक्वल टू 59। अब कंडीशन ये है कि अगर इन दोनों को जमा किया जाए, इन दोनों को मैं जमा करता हूँ, ये दोनों वेट्स हैं ना, फिर पहले है x, फिर है x माइनस 13। तो ये x और x माइनस 13 को मैंने क्या किया, बीच में जमा लिख दिया, जमा कर दिया, प्लस कर दिया। तो जमा किया जाए तो क्या आ जाता है, ये आता है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये आता है इनकी जमा से। तो अब इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x प्लस x ये जमा हो गए तो 2x बन गया, फिर ये माइनस 13 अपनी जगह आ गया, इज इक्वल टू 59, ठीक है। फिर इसके बाद ये 13 इस लाइन पे ले आएंगे, ये 2x अपनी जगह पर रहेगा, फिर इक्वल, फिर 59 है, इसके बाद ये 13 लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम जमा करेंगे, 2x इज इक्वल टू 3 और 9, ये बन गए 12, तो 2 यहाँ पर लगाया और 1 कैरी हुए, फिर 5 और 9 6 और 1 7, तो ये क्या थे, 72। अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए दोनों साइड्स को हमने, इसके आगे क्या है, 2 है, 2 पर डिवाइड करना होगा कि हमें x मिल जाए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाते, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया, x मिल गया। और इस 72 को आप लोग 2 पे डिवाइड करें, तो 72 जब 2 पे डिवाइड होगा तो क्या आएगा, हमें मिलेगा 2 3 ज़ार 6 और 1 यहाँ पर आ गया, 2 6 ज़ार 12, तो क्या आ गया, 36 आ गया। तो ये x क्या हमारा आ गया 36। x हमने किसका उम्र लिया था, x हमने उम्र का वेट लिया था, ठीक है, उम्र नहीं वेट लिया था। तो उम्र का वेट कितना है, वो x है, और x क्या आ गया 36, तो उम्र का वेट कितना होगा फिर 36 होगा। तो मैं लिखूँगा उमर्स वेट इज इक्वल टू, हमने x लिया था वो क्या आ गया 36 kg, इतना किलोग्राम है, ठीक है 36। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहे द डिफरेंस बिटवीन 45 एंड 5 टाइम्स अ नंबर इज़ 15, फाइंड द नंबर। तो इसमें 45 और 5 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है उसका 5 टाइम्स लिया हुआ है, मतलब 5 में मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। वो नंबर जब 5 में मल्टीप्लाई हो तो वो हम 45 से माइनस करेंगे, डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, और आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो वो नंबर हमने मालूम कर देंगे, वो कौन सा नंबर है जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर जिससे वो आंसर आए मल्टीप्लिकेशन से, वो आंसर हमें 45 से माइनस करें, हमें 15 मिल जाए, वो कौन सा ऐसा नंबर है, तो वो नंबर हम मालूम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम सोल्यूशन पे आ गए। यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट द नंबर हमें मालूम नहीं है, तो जो चीज़ हमें मालूम नहीं है उसको हम x का नाम देते, लेट द नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है। नंबर को मैंने x का नाम दिया।
अब इसका 5 टाइम्स, इसको 5 में मल्टीप्लिकेशन देना होगा। इसका 5 टाइम्स क्या होगा, इसको 5 में मल्टीप्लिकेशन दे तो 5x, 5 टाइम्स का मतलब 5 में मल्टीप्लिकेशन इसको दिया तो 5x बन गया। अब कंडीशन किस तरह है, कंडीशन ये है कि हम 5 टाइम्स तो ये आ गया, ठीक है। अब हम इस 5 टाइम्स को अगर 45 का डिफरेंस मतलब 45 से माइनस करें तो क्वेश्चन में बता रहा है कि ये क्या आता है, 15 आता है, ये कंडीशन है। तो इसमें कह रहा है कि इस 5 टाइम्स को अगर 45 से ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया माइनस किया जाए तो आंसर में 15 आता है। इस तरह हमें क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। तो अब इससे आसानी से हम x फाइंड कर सकते हैं। तो x को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस 45 को यहाँ पर लाना होगा, 15 के बाद लगाना होगा, तो ये -5 अपनी जगह रह गया, फिर ये इक्वल, फिर ये 15 और ये 45 यहाँ पर आप लोग ले आए। तो ये जब यहाँ पर आएगा तो ये प्लस है, यहाँ पर माइनस बन जाएगा, -45, ठीक है। तो ये -5x अपनी जगह आ गया। अब 45 से 15 माइनस करें तो 30 आता है ना, और 45 बड़ा इसके सामने माइनस, तो आंसर में भी माइनस, ठीक है। दोनों साइड्स को -5 पर डिवाइड करना होगा ताकि हमें x मिल जाए। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -5, तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाते हैं और हमें क्या मिलेगा, 5 और 5 कैंसिल हो गए, हमें मिल गया x इक्वल्स, और ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, ठीक है, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाता है। और 30 को आप लोग 5 पर डिवाइड करें तो 5 6 जार 30 क्या आता है, 6 आता है। तो वो नंबर हमें मिल गया, वो नंबर क्या है, 6, ठीक है। तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 6। द रिक्वायर्ड मीन जो हमें चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर इज़ 6, वो नंबर 6 है। किस तरह, अगर आप यहाँ पर देख ले, इसमें x की जगह 6 लगाए तो 45 माइनस 5, 6 या 30, 45 से 30 माइनस करें तो 15 ही आएगा, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, वो नंबर हमें मिल गया कि वो 6 है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहे हैं मदीहा थिंक्स ऑफ अ नंबर। मदीहा जो एक लड़की है, वो एक नंबर का सोचती है, ठीक है। उसने एक नंबर जहन में बना लिया, ठीक है, वो नंबर हमें मालूम नहीं। उस नंबर के साथ उसने क्या किया, शी मल्टीप्लाइड 8 बाई 6.2। उस नंबर उसने बना लिया जहन में, उस नंबर को उसने 6.2 में मल्टीप्लाई किया, फिर एंड एडेड 8 टू द प्रोडक्ट। जब 6.2 में मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उस आंसर से 8 जमा भी कर लिया, 8 भी, ये 8 उसके साथ जमा कर लिया। फिर शी गॉट द आंसर, और उससे क्या आंसर आया, 39 आए। तो वो नंबर क्या था, ठीक है। उसने एक नंबर सोचा, उस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में उसके साथ 8 जमा किया और आंसर क्या आ गया, ये आ गया। तो वो नंबर क्या था, वो नंबर हमने मालूम करना है। तो अलजेब्रा में ज़्यादातर हमारे पास जो है ना, ज़्यादातर वो पजल्स होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि ना, एक जानवर है, उसकी 4 पाँव हैं, दो सींग है, और इस तरह वो दूध देते हैं, वो उस जानवर को क्या नाम बोलते हैं। तो इस तरह वो चीज़, वो जानवर हमने फाइंड करना है, ये वाला कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो नंबर हमें मालूम नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम ले लेंगे x, फिर x को मालूम करेंगे तो नंबर मालूम हो जाएगा। मैंने ले लिया, लेट सपोज परस करें द नंबर थॉट थिंक का दूसरा और तीसरा फॉर्म है, ठीक है। थिंक मतलब सोचना, थॉट इसका दूसरा फॉर्म है, मतलब वो नंबर जो सोच लिया गया था, जो उसने सोचा वो कौन सा नंबर था, वो हमें मालूम नहीं है, तो हम x ले लेंगे, x को बाद में मालूम करेंगे। तो वो नंबर x है, ठीक है। परस किया हमने, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 6.2 इट बिकम्स, अगर नंबर तो ये है, ठीक है। इस नंबर को इससे, फिर मदीहा ने इस नंबर को इस 6.2 से मल्टीप्लाई भी किया। तो जब हम इसको 6.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, x को मल्टीप्लाई करेंगे 6.2 से तो ये बन जाएगा 6.2x, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई हुए 6.2x बन गया। अब ये जो आंसर आ गया, इसको हम प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, किन दोनों के,
इसका और इसका प्रोडक्ट क्या है, ये है। इस प्रोडक्ट के साथ उसने क्या जमा किया, 8 जमा किया। तो मैंने लिखा आफ्टर एडिंग 8 टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये है और प्रोडक्ट के साथ हम क्या जमा करेंगे, ये जमा करेंगे। तो इस प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट तो ये है ना 6.2 और इसके साथ जमा करेंगे 8। तो किस तरह हमने लिया था, वो मदीहा ने एक नंबर का सोचा, फिर उसके साथ 6.2 मल्टीप्लाई किया, ये जो प्रोडक्ट आ गया इसके साथ 8 जमा किया। अब कंडीशन ये कह रही कि नंबर इसमें मल्टीप्लाई हुआ, 8 जमा हुआ और इनका आंसर, इसका आंसर क्या आ गया, 39 आ गया। तो इसका आंसर हम इसको इससे जमा करेंगे तो 39 ही लिखेंगे, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों को हम जमा करेंगे और इसका आंसर 39 ही लेंगे। तो कंडीशन इस तरह है कि इन दोनों को जमा करें, 6.2 x + 8, इन दोनों को जमा किया और इसका आंसर वो हमें क्वेश्चन में बता रहे कि क्या आ गया था, 39 आ गया था ना, तो 39। अब इसमें x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वो नंबर हमें मालूम हो जाएगा कि वो नंबर क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये x यहाँ पर छोड़ लेंगे और ये इस तरफ ले आएंगे। तो 6.2 मैंने यहाँ पर छोड़ दिया x के साथ, फिर इक्वल लिखूँगा, फिर 39 और 8 यहाँ पर ले आए तो प्लस है, यहाँ पर माइनस बन जाएगा। तो 6.2 अपनी जगह x के साथ और 39 से 8 गया तो ये बन गया 31 बन गया, ठीक है। अब दोनों साइड्स को हम x क्या किया है, 6.2 है ना, दोनों साइड्स को 6.2 पे डिवाइड करेंगे ताकि हमें x मिल जाए। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6.2, इसको भी 6.2 पर डिवाइड करें तो ये 6.2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा x, ठीक है, x मिल गया। इसको किस तरह हल करना है, तो इससे यह 31 तो ऊपर है लेकिन नीचे इस पॉइंट ख़त्म कर देते तो पॉइंट ख़त्म करने से ये बन जाएगा 62, ठीक है। पॉइंट ख़त्म, इस पॉइंट की जगह ऊपर 1 लगाएंगे और इसके बाद एक ही डिजिट है तो एक 0, ठीक है। तो इस तरह होगा, फिर इन दोनों को कुछ नहीं बीच में तो मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब क्या होगा हमारा नहीं इस क्वेश्चन का, तो 31 और ये एक दूसरे पर डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो 31 1s are 31, 31 2s are 62। 31 को 2 से मल्टीप्लिकेशन दे तो क्या है 62 है, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 31 1s are 31, 31 2s are 62। अब इस 10 को इस 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 1s are 2 और 2 5s are 10। तो हमारा ऊपर क्या बच गया, 5 बच गया। तो x हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो वो नंबर 5 है जिसके साथ हम 6.2 मल्टीप्लाई करें और फिर 8 जमा करें तो 39 आता है, ठीक है। तो वो नंबर क्या है, 5 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि द नंबर शी थॉट, द नंबर शी, मदीहा की बात कर रहे, शी थॉट जो इसने सोच लिया, इज़ क्या है, 5। अब हमारा पार्ट 7 है, क्वेश्चन 7। इसमें कह रहा है आयशा वॉज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 3। आयशा को बोला गया कि आप एक नंबर को 3 पर डिवाइड करें, बट बाय मिस्टेक शी मल्टीप्लाइड इट बाय 3। लेकिन गलती से आयशा ने उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया। उससे कह दिया गया कि आप एक नंबर को 3 पर डिवाइड करें, लेकिन गलती से उसने मल्टीप्लाई किया। तो क्या हुआ, इफ़ द करेक्ट नंबर, यहाँ पर नंबर नहीं लिखना चाहिए, बुक में नंबर लिख चुका है वो लोग, लेकिन यहाँ पर आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। इफ़ द करेक्ट आंसर इज़ 72 लेस देन द रॉन्ग आंसर। ये नंबर मैंने इसलिए लिखा है कि बुक में इस तरह है, लेकिन आंसर होना चाहिए। तो इससे जब जो है ना 3 पर डिवाइड करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 3 पर वो नंबर डिवाइड किया जाए तो उसको हम बोलेंगे करेक्ट आंसर। जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये तो रॉन्ग आंसर होगा ना, करेक्ट तो वो है जो डिवाइड किया जाए। तो वो क्या है यहाँ पर, वो करेक्ट आंसर 72 लेस देन द रॉन्ग आंसर। उस रॉन्ग आंसर और करेक्ट आंसर में कितना फ़र्क है, 72 फ़र्क है, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल
किसी ने आपको कहा कि आप 10 को 2 पर डिवाइड करें, ठीक है, लेकिन आपने गलती से 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर इसका जो आंसर आएगा 5 आएगा, इसका 20 आएगा। तो इनमें कितना फ़र्क है? इसमें 15 का फ़र्क है ना, इन दोनों में 20 से 5 गया तो 15 आ गया, तो इनमें फ़र्क 15 का फ़र्क है। इस तरह यह भी हुआ है, ठीक है। तो वो नंबर हमने फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर है, वो हमने वो नंबर फाइंड करना है। तो जब नंबर हमें मालूम नहीं हो तो उसको हम x का नाम देते। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज़ इक्वल टू x, ठीक है। नंबर हमें मालूम नहीं है कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुए 3 से। अब करेक्ट आंसर किस तरह होगा? करेक्ट आंसर तो ये है कि उसे कह दिया गया कि आप डिवाइड करें 3 पे, तो इस नंबर को आप डिवाइड करें 3 पे, वो क्या होगा? करेक्ट आंसर को। इस नंबर को 3 पर डिवाइड करें तो ये करेक्ट आंसर यही है। और रॉन्ग आंसर क्या है? रॉन्ग ये है कि इस नंबर को अब लोग मल्टीप्लाई करें 3 पे। उसने मल्टीप्लाई किया ना, मिस्टेक हुआ, उससे गलती हुई, तो 3 और x मल्टीप्लाई करें तो 3x। तो करेक्ट ये है डिवाइड वाला, लेकिन उसने गलत किया तो उसने मल्टीप्लाई किया। अब कंडीशन ये है कि ये दोनों जो है ये करेक्ट और रॉन्ग, ये वाला करेक्ट है, ठीक है, x डिवाइड बाई 3, और रॉन्ग ये है 3x। इन दोनों में फ़र्क कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? इफ़ द करेक्ट नंबर इज़ 72 लेस देन द रॉन्ग नंबर। करेक्ट नंबर इससे छोटा है, ठीक है। कितना छोटा है? 72 नंबर्स पीछे हैं, इससे 72 नंबर्स छोटा है। तो अगर अगर आप यहाँ पर इस एग्जांपल को देख ले तो ये करेक्ट आंसर क्या है? छोटा है ना, और रॉन्ग आंसर क्या है? वो बड़ा है। करेक्ट आंसर 5 है और रॉन्ग आंसर 15 है। तो 5 है यहाँ पर करेक्ट और रॉन्ग 15 है। ये से कितना छोटा है? 15 नंबर्स इससे छोटा है, ठीक है। तो अगर हम इनको इक्वल बनाते हैं तो इस छोटे के साथ मैं वो 15 ऐड करूँगा तो वे फिर इक्वल बन जाएगी। तो इस तरह भी ये छोटा है, ये करेक्ट आंसर जो है ये छोटा है इससे। कितना छोटा है? 72 नंबर्स छोटा है। तो इसके साथ अगर मैं 72 जमा करूँ, यहाँ पे 72 इसके साथ मैंने यहाँ पर जमा किया तो फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। और ये हमने बराबर इसलिए कर लिया कि हमें इक्वेशन बन जाए कि हम वैल्यू फाइंड कर सके। इस 72 को ज़रा ठीक तरह से लिख लें। तो 72 आप इस करेक्ट नंबर छोटा है इसके साथ 72 जमा करें तो फिर ये दोनों बराबर बन जाएंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पर किया, ये दोनों तो बराबर नहीं थे 20 और 5, लेकिन 5 के साथ मैंने ये फ़र्क जो है ना वो जमा कर लिए तो दोनों बराबर बन गए। तो यहाँ पर भी ये इसके साथ जमा करें तो दोनों बराबर बन जाएंगे। अब क्या होगा? अब ये हम दोबारा लिखेंगे, ये ज़रा ठीक नहीं है। 72 प्लस x बाई 3 इक्वल्स किसके बराबर हमने बना दिया? इसके। अब ये 72 इसको हम यहाँ पर ले आएंगे, x वाले के साथ लगाएंगे, या ये 3 जो है ना ये डिनोमिनेटर में मौजूद है तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये इस डिनोमिनेटर से हमारा जो ना है ना पीछा जो है ना ये ख़त्म हो जाए यहाँ से। तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 72 से भी, प्लस x बाई 3 से भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें डिनोमिनेटर से छुटकारा मिल जाए। तो फिर आसान है, और 3x से भी 3 मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 3 इससे मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ार 6 और 3 7 ज़ार 21, 216 आ गया। फिर प्लस ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, हमें सिर्फ x मिल गया। फिर इक्वल ये 3 3 ज़ार 9 और x यहाँ पर है, ठीक है। अब हम x को इस x वाले के साथ यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर ये 216 अकेला रहेगा, ये यहाँ अकेला बच गया। फिर इक्वल लिखेंगे, फिर ये 9x और इसको इस तरफ ले आए, इससे माइनस करेंगे तो 216, 9x से एक x गया तो 8x बाकी बच गया ना, 9 से 1 गए तो 8 आ गया। अब दोनों साइड्स को हम डिवाइड करेंगे 8 पे कि हमें x मिल जाए। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8, ठीक है। ये 8 के साथ कैंसिल हुआ और हम इसको 8 पर डिवाइड करेंगे कि क्या आता है। दोबारा ये चीज़ लिख दिया, 216 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू, और इन दोनों से क्या आ गया? ये दोनों तो कैंसिल हो गए, x आ गया, ठीक है। x
अब इसको 8 पर डिवाइड करें आप लोग तो क्या आता है 27 आता है और इज इक्वल टू x। तो वो नंबर क्या था, वो नंबर हमने मालूम कर दिया कि वो 27 है। ठीक है, तो 27 एक ऐसा नंबर है, अगर इसको 3 पर डिवाइड किया जाए। अब हम आंसर को भी चेक कर लेते हैं कि आंसर ठीक है कि गलत है। तो हम किस तरह चेक करेंगे कि ये 27 जो आंसर आ गया, ठीक है, करेक्ट आंसर किस तरह होगा, x 27 को 3 पर डिवाइड करें, 27 है तो इस 3 पर डिवाइड करें कि क्या आता है, तो 9 आता है ना। ठीक है, लेकिन रॉन्ग आंसर किस तरह, अगर 27 को यहाँ पर 27 है 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 27 3 के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा, 3 9 ज़ार 3 7 ज़ार 21, 2 कैरी हो गया और 3 2 ज़ार 6 और 2 8, इससे तो 81 आ गया। अब इन दोनों का बीच का फ़र्क कितना है, तो 81 से आप लोग 9 माइनस करें तो क्या आएगा, 81 से 1 गया तो 80 बाकी बच गया और फिर 8 गए तो 72 बाकी बच गए। तो हमें भी क्वेश्चन में वही बता रहा है कि इन दोनों का फ़र्क कितना है, 72, यही ना 72 आ गया ना, तो 72 इनका फ़र्क है। तो ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ये 81 जो है रॉन्ग आंसर है, ये 9 जो आ गया था ये करेक्ट आंसर है। इन दोनों को हम इक्वल कैसे बनाएंगे, ये दोनों इक्वल जब तब होंगे जब ये फ़र्क जो है 72, ये इस छोटे वाले से हम 72 जमा करें तो फिर इसके इक्वल आएगा ना। तो हमने भी वही क्वेश्चन में किया, छोटे वाले से 72 जमा किया तो वो आ गया इस तरह हमने। तो ये प्रैक्टिकल अगर आप लोग देख ले तो फिर इसमें आसानी होगी। तो छोटे वाले से 72 जमा करें तो ये फिर आएगा। तो इस तरह हमने ये छोटा था इसके साथ 72 जमा किया तो ये आ गया और फिर हमने दूसरा प्रोसेस किया तो नंबर हमने फाइंड किया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज़, जो रिक्वायर्ड जो हमसे मांग रहे थे ना, द रिक्वायर्ड नंबर जो रिक्वायर्ड नंबर इज़ 27। वो नंबर क्या है 27, हमने साबित भी कर दिया कि ये ठीक है।